नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। होप सो कि आपको मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी व्याकरण पर आधारित रहने वाला है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वाक्य होगा। वाक्य के अंदर हम करेंगे उसकी परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। तो बने रहिए मेरे साथ, यानी कि गुरप्रीत विद डी स्टडीज़ के साथ। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो देखते हैं हमारा आज का वीडियो। शुरू करते हैं वाक्य की परिभाषा से। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। तो जो वाक्य होता है जो कि शब्दों का एक व्यवस्थित रूप होता है जिससे कि मनुष्य जो होता है अपनी बातों को कह पाता है, दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, तो उसे हम वाक्य कह सकते हैं। तो जो वाक्य होता है इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ये तीनों चीज़ें इसमें होती है। जो काम करता है, जो क्रिया होती है, जो कर्म होता है वो वाक्य में होते हैं। तो आगे इसके भेद है। इसके दो भेद होते हैं, जैसे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, शुरू करते हैं हम इसको। आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य की परिभाषा, भेद और उदाहरण। तो देखते हैं वाक्य की परिभाषा। वैसे मैंने आपको वाक्य का अर्थ समझा ही दिया है, तो अगर हम परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें जो भी है वो समझ में अच्छे से आता है। तो देखते हैं वाक्य की परिभाषा। तो शब्दों के व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्य दो अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। तो हमने पहले भी वाक्य पर बात कर ली कि जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, अपनी बातें किसी के साथ शेयर करता है, अपने मन के भावों को व्यक्त करता है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो जो उन शब्दों की वो प्रयोग करता है, उन शब्दों का, वो क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। तो जो वाक्य होता है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया शामिल होते हैं तीनों। और वाक्य के दो अंग माने गए हैं, जो है उद्देश्य और विधेय। तो आई होप कि आपको वाक्य की परिभाषा और वाक्य का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहते हैं। तो उसे वाक्य कहते हैं, यानी कि दो पदों का सार्थक, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका जो कि या कोई मीनिंग निकलता है तो वह वाक्य कहलाता है। तो आगे देखते हैं इसकी उदाहरण। जैसे कि सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, तो ये है एक वाक्य है और इसका पूरा पूरा क्या अर्थ निकल रहा है, तो क्या हो गया, ये वाक्य हो गया है। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है, किंतु सत्य विजय होती है वाक्य नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकलता है। तो जो कि सत्य विजय होती है तो ये इसका अर्थ निरार्थक हो गया है। तो ये हमें वाक्य नहीं कह सकते कि ये वाक्य है। अगर जे सत्य की विजय होती है ये वाक्य होता है तो हम कह सकते हैं कि ये सार्थक रूप है इसका और इसका मीनिंग
निकल रहा है तो इसको हम वाक्य कह सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आगे है वाक्यांश। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण के लिए दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे। तो ये क्या हो गए? वाक्यांश के उदाहरण हो गए। देखते हैं, इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है पर पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए यह वाक्यांश है। तो हमें पता है कि जो ये हमें उदाहरण दी गई है इनका जो पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसीलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि ये वाक्यांश के रूप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और जो बात की जा रही है उसे विधेय बोला जाता है। उदाहरण देखते हैं इसकी, जैसे कि मोहन प्रयाग में रहता है। मोहन कहाँ रहता है? प्रयाग में रहता है। तो मोहन क्या हो गया यहाँ पर? उद्देश्य हो गया है, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जो प्रयाग में रहता है वो क्या हो गया? विधेय हो गया, क्योंकि इसकी बात हो रही है, प्रयाग में रहता है तो ये विधेय हो गया। तो मोहन क्या है? उद्देश्य है, उद्देश्य, और प्रयाग में रहता है, ये पूरा का पूरा विधेय हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं, वाक्य के भेद एवं प्रकार कितने होते हैं। तो इसके दो भेद होते हैं, जैसे कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 पर निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 पर प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 पर विषमादिवाचक वाक्य, नंबर 5 पर आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 पर इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 पर संकेतवाचक वाक्य, नंबर 8 पर संदेहवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे हम इन्हें अच्छे से क्लियर करके पढ़ते हैं। तो देखते हैं, विधानवाचक सूचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो जिससे कि हमें किसी प्रकार की सूचना या जानकारी मिले उसे हम विधानवाचक सूचक वाक्य कहते हैं। तो जो कि इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि ये किसी जानकारी के मिलने का संकेत है, तो हम इसे विधानवाचक सूचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं इसकी, जैसे कि भारत एक देश है। भारत एक देश है, तो हमें इससे क्या भारत के बारे में पता चल रहा है कि ये एक देश है। तो ये क्या हो गया? विधानवाचक सूचक वाक्य हो गया। आगे, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो ये भी एक जानकारी की चीज़ है। तो इससे हमें सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि जो राम के पिता है उनका नाम दशरथ है। तो आगे, दशरथ अयोध्या के राजा है, ये भी इसकी उदाहरण है। आगे देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से
कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमें कोई कार्य नहीं करना है या कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जहाँ कोई किसी कार्य का होने का कारण ना हो तो उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया, जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, तो ये क्या हो गया, नहीं इसमें हो गया एक निषेध हो गया। तो मैंने दूध नहीं पिया निषेधवाचक वाक्य है। मैंने खाना नहीं खाया, तो ये ना होने का भाव प्रकट कर रहा है, तो नहीं इसमें क्या हो गया निषेधवाचक वाक्य। तो ये इसे हम कहेंगे जिसमें कि नहीं आ रहा हो तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है नंबर 3 पर प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न की बात हो रही है। तो जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसे कहेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि भारत क्या है, भारत क्या है, तो भारत एक देश है। तो ये क्या हो गया, एक प्रश्न पूछा गया है जो कि क्या है, इसमें जो प्रश्नवाचक का काम कर रहा है। तो ये आगे देखते हैं, राम के पिता कौन है। कौन भी क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दशरथ कहाँ के राजा है, जे भी कहाँ जो है इसमें प्रश्नवाचक आ गया। तो ये इसकी प्रश्नवाचक वाक्य की उदाहरणें हैं जिसमें क्या, कौन और कहाँ आ जाए। क्या, कौन, और कहाँ, ये तीनों शामिल हो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जहाँ प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है, जहाँ आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जहाँ प्रार्थना की जाती है, उसे आज्ञावाचक जहाँ विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। तो आज्ञा का मतलब हमें पता ही होता है। तो आज्ञा का जिससे कि हम किसी प्रकार की आज्ञा लेते या देते हैं तो उसे आज्ञावाचक वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि बैठो, बैठो, किसी ने हमसे कहा कि आज्ञा दी है बैठ जाइए, तो ये क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। बैठिए, ये भी एक आज्ञावाचक हो गया। आगे कृपया बैठ जाइए, ये भी हो गया आज्ञावाचक वाक्य। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, तो ये क्या हो गया, आज्ञावाचक हो गया, जिसमें कि किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जहाँ प्रार्थना की जाती है। तो जैसे कि कृपया आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो बेनती की गई है, जहाँ प्रार्थना की गई है, तो कृपया प्रार्थना के तौर पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर भी कृपया प्रार्थना के रूप में आ गई।
तो जो बैठो बैठिए, शांत रहो, ये क्या हो गया, आज्ञा दी गई है, तो ये क्या हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आगे देखते हैं जो है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहा जाता है। इसकी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आहा कितना सुंदर उपवन है। आहा कितना सुंदर उपवन है, तो ये क्या हो गया, विस्मयादि वाचक वाक्य हो गया, जिसमें क्या कोई चिन्ह होते हैं, जैसे कि आहा, ये क्या हो गया, विस्मयादि वाचक वाक्य हो गया। तो इसमें क्या हैरानी प्रदर्शित हो रही है, हैरानी, तो इसे हम बोलेंगे ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। तो जैसे कि ओह कितनी ठंडी रात है, तो ये इसमें भी हैरानीवाचक आ गया, तो ये भी एक विस्मयादि वाचक वाक्य है। जैसे बल्ले हम जीत गए, तो ये भी एक विस्मयादि वाचक वाक्य हो गया। तो आगे बढ़ते हैं इच्छावाचक वाक्य। नंबर 6 पर इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तो ये क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया, मतलब भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तो ये एक होगी आशीर्वाद के रूप में हो गया। आगे है नव वर्ष मंगलमय हो, तो ये भी एक शुभ कामना हो गई, तो हम इसे इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। तो जो कि नव वर्ष मंगलमय हो, हम अच्छा ही सोचेंगे, हमारी इच्छा होगी कि जो नया साल है वो अच्छा बीते, तो ये एक इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो जाए उसे संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम का मकान उधर है, तो राम का मकान क्या है, उधर है, तो ये क्या हो गया, एक संकेत हो गया है, तो इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आगे है सोनू उधर रहता है, सोनू उधर रहता है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक संकेत हो गया है कि सोनू उधर रहता है, तो इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। आगे है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य हमें संदेह का बोध करवाए उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, क्या वह यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया, तो ये भी एक संदेहवाचक वाक्य है जिसमें कि संदेह जा रहा है, पाया गया है। क्या उसने काम कर लिया, ये भी एक संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, जैसे कि सरल वाक्य, साधारण वाक्य। नंबर 1 पर तो देखते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में सिर्फ एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, तो एक ही विधेय होता है, एक विधेय होता है और एक क्रिया होती है।
एक क्रिया। तो इसको हम बोलेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो इसकी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है। तो ये क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। आगे है राकेश ने भोजन किया, राकेश ने भोजन किया। तो ये एक सरल वाक्य है और इसमें जो विधेय भी एक है और क्रिया भी एक ही हो रही है, विधेय भी एक है और क्रिया भी एक ही हो रही है। तो हम इसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य नंबर 2 पर। संयुक्त वाक्य, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चयबोधक जैसे पर, किंतु, और जहाँ आदि से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चयबोधक से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य बोला जाता है। इसमें होते हैं पर, किंतु और जहाँ आज शामिल होता है। तो देखते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि है पहले नंबर पर संयोजक। संयोजक, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है उसे संयोजक वाक्य कहते हैं। तो देखते हैं इसकी उदाहरण, जैसे कि गीता गई और सीता आई। तो इसमें जो क्या है और क्या है, संयोजक का काम कर रहा है और संयोजक का काम कर रहा है। तो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि आद और संयोजक होते हैं। तो हम इसे कहेंगे कि गीता गई और सीता आई। तो और क्या है, एक संयोजक है। तो हमने पढ़ा है पर, किंतु और जहाँ आदि शामिल होते हैं। तो आगे देखते हैं विभाजक नंबर 2 पर। विभाजक, जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है उसे विभाजक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। तो इसमें क्या हो गया, पर की जो पर आ रहा है तो ये क्या हो गया, विभाजक हो गया। इसमें क्या हो गया कि पॉजिटिव भी है लेकिन नेगेटिव भी है, क्योंकि वह मेहनत तो करता है लेकिन उसे क्या फल नहीं मिलता। तो इनका परस्पर भेद हो गया है कि जो इनका विरोध भी है, विरोध कर रहा है संबंध का। तो जो मेहनत भी करता है लेकिन उसे फल नहीं मिलता, तो इनमें एक ही बात है लेकिन ये इनमें अंतर पैदा हो रहा है। तो हम इसको विभाजक वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं विकल्प सूचक वाक्य। विकल्प सूचक, जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है तो उसे विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जहाँ तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा, जहाँ अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो ये क्या हो गया, एक विकल्प सूचक हो गया। जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना हो, तो किसी ने कहा है कि जहाँ तो मैं उसे अखाड़े में पछाड़ूंगा, जहाँ फिर अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। तो उसे एक ही चीज़ को चुनना है। तो जहाँ तो वो अखाड़े में उसे किसी को पछाड़ देगा, जहाँ फिर अखाड़े में जाना बंद कर देगा। तो उसके पास एक ही विकल्प है कि उसे एक ही चीज़ को चुनना है। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर है परिमाण
बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है उसे परिमाण बोधक वाक्य कहते हैं। जब एक साधारण वाक्य दूसरे या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है तो उसे परिणाम बोधक कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। तो ये क्या हो गया, आज मुझे बहुत काम है इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। इसमें क्या है, साधारण वाक्य भी आ रहा है और दोनों वाक्यों का जो किया परिणाम भी निकल रहा है, तो इसे हम परिणाम बोधक वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिश्रित वाक्य तीसरे नंबर पर जो है या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। तो इनमें क्या, एक उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है, तो इसे हम मिश्रित या मिश्र वाक्य कहेंगे। तो उदाहरण देख लेते हैं इसकी, जैसे कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण ही हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये क्या हो गया, मिश्रित या मिश्र वाक्य हो गया है। आगे देखते हैं, इन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य और अथवा अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता अथवा विस्तार हेतु ही आश्रित वाक्य आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है आश्रित वाक्य। इसके तीन भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, जैसे कि संज्ञा उपवाक्य एक नंबर पर, दूसरे पर विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखते हैं इसको, जैसे कि संज्ञा उपवाक्य है, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। तो जब कोई आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होता है तब उसे हम संज्ञा वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ। तो ये क्या हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, यहाँ कि मैं कभी ना आऊँ। तो ये इसके उदाहरण हो गए हैं, ये संज्ञा उपवाक्य है। तो आगे बढ़ते हैं, विशेषण उपवाक्य। जैसे जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अथवा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। जहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है वह विशेषण उपवाक्य है। तो जो घड़ी है वो एक विशेषण उपवाक्य है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक विशेषण उपवाक्य है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाए उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है
तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य की उदाहरण है। इसमें क्रिया भी हो रही है और उसकी विशेषता भी जो बताई जा रही है। जहाँ पर जब वह मेरे पास आया वह क्रिया है और विशेषण उपवाक्य है। तो जो कि क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है उसमें क्रिया भी होती है और उसकी विशेषता भी बताई जाती है, और जो विशेषण उपवाक्य होता है उसमें संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, और जो संज्ञा उपवाक्य होता है उसमें संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर आश्रित उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।